नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार कृष्ण पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा जो टॉपिक चला था वो राजस्थान की शिक्षक भर्ती रीट लेवल फर्स्ट को लेकर के पर्यावरण पार्ट के हमारे जो टॉपिक चल रहे थे और उसमें हम पहला टॉपिक पर्यावरण पार्ट का परिवार टॉपिक लगता है वो हम क्लियर कर चुके हैं, इकाई 1 का। और उसमें तो दूसरा टॉपिक लगता है वो सामाजिक बुराइयां, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप परिवार टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप अपने इस जीके कुमार कृष्ण चैनल को खोलिए और जिसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी पर्यावरण पार्ट रीट लेवल फर्स्ट, उसमें आप चले जाइए। वहां पे आपको पर्यावरण पार्ट के टोटल टॉपिक हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें से पहले हमने पढ़ा है परिवार। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने 3 क्लासों के साथ पढ़ाया आपको, लगभग 3 घंटे का मैटर है, आप आराम से पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। और साथियों, आज अपन पढ़ेंगे उस इकाई नंबर 1 का, पर्यावरण पार्ट की इकाई 1 का दूसरा टॉपिक है सामाजिक बुराइयां। तो सामाजिक बुराइयों के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपका स्वागत है, पुनः स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन का टॉपिक है सामाजिक बुराइयां। आज का हमारा प्रकरण है सामाजिक बुराइयां। तो प्यारे साथियों, सामाजिक बुराइयां, जब इस प्रकार का नाम देखते हैं तो मस्तिष्क में एक ही प्रश्न उठता है कि सामाजिक बुराइयां होती क्या हैं। पहले इसको हमें समझना चाहिए कि सामाजिक बुराइयां होती क्या हैं, कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां होती हैं। तो समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त होती हैं उसे हम सामाजिक बुराइयां कहते हैं। और ये समाज में कितने प्रकार की कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं जो समाज में व्याप्त है, जिसको हटा देना चाहिए, जिसका हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, और इसके लिए कौन कौन से सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी नीति बनाई गई हैं, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उसकी तथाकथित जानकारियां हम इस टॉपिक में लेने वाले हैं जानकारियां। तो साथियों, आप भी इस चीज से अच्छी तरीके से अवगत होंगे और भी हो जाएंगे। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है सामाजिक बुराइयां, इसके अंदर हमें यह जानना है कि सामाजिक बुराइयां होती कौन कौन सी हैं। तो साथियों, सामाजिक बुराइयां होती हैं जैसे बाल विवाह हो गई, बाल विवाह, और साथियों एक होती है बाल श्रम, और साथियों बहु विवाह, और साथियों बात करें तो दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा, और साथियों बात करें तो त्याग प्रथा, और बात करूं सामाजिक बुराई की तो दास प्रथा। ये सब की सब क्या है, सामाजिक बुराइयां। एक साथियों धूम्रपान, इसको आप कह सकते हो दुर्व्यसन, धूम्रपान, नशाखोरी, ये सब की सब क्या है, समाज में व्याप्त बुराइयां होती हैं। आप जान गए होंगे कि बाल विवाह किसे कहते हैं और बाल श्रम किसे कहते हैं। बाल विवाह कम उम्र में विवाह करना, यानी बाल्य अवस्था में खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में एक वैवाहिक बंधन में बांध देना बाल विवाह होता है। इसके साथियों पढ़ेंगे हम इसके बारे में। बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना, छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना बाल श्रम कहलाती है। और साथियों बहु विवाह, बहु विवाह के बारे में साथियों हम जो परिवार के बारे में पढ़े थे, जब विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया था तो उसमें 2 प्रकार के वर्गीकरण किया था। एक तो एकल विवाह, एक होता है बहु विवाह। एकल विवाह में एक ही पत्नी होती है, एक ही पति होता है, और जो आपस में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। बहु विवाह में क्या होता है कि एक पति होता है, उसके बहुत सारी पत्नियां होती हैं, या फिर एक पत्नी होती है, उसके बहुत सारे पति होते हैं, है ना। तो बहुपतिक विवाह और बहुपत्निक विवाहों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें भ्राता विवाह हुआ था, अभ्राता प्रकार के उसके उपभेद भी हमने पढ़े थे। तो साथियों आप वहां से क्लियर कर लेना। तो बहुत सारे एक बहु होना मतलब बहु विवाह होते हैं, एक साथ एक समय में एक पुरुष है या तो कई स्त्रियों के साथ विवाह कर लेता है, या फिर एक स्त्री एक समय में बहुत सारे पुरुषों से विवाह कर लेती है, उसको कहते हैं साथियों बहु विवाह। दास प्रथा यानी किसी का दासी बनकर रहना, किसी का दास बनकर के रहना क्या होती है, दास प्रथा होती है। एक साथियों दहेज प्रथा, दहेज प्रथा होती है कि जब लड़की की शादी करते हैं तो वर पक्ष की तरफ से लड़की वालों से धन लिया जाता है, उसको साथियों कहते हैं दहेज प्रथा। एक होती है साथियों पर्दा प्रथा, घूंघटे में
रहना क्या होती है, पर्दा प्रथा होती है। महिलाएं होती हैं वो लंबा लंबा घूंघट पहनती हैं, क्यों पहनती है, वो पर्दा प्रथा होती है साथियों। इसी वजह से समाज में एक व्याप्त बुराई है जिसका बहिष्कार हमें करना चाहिए। त्याग प्रथा, किसी को छोड़ देना, किसी को त्याग देना, समाज से बाहर निकाल देना, ये होती है त्याग प्रथा होती है साथियों। एक होता है धूम्रपान, धूम्रपान दुर्व्यसन साथियों, इसमें नशाखोरी हो गई, तंबाकू खाना, नशीले चोरी करना, ये तमाम बातें हैं, धूम्रपान है, ये सब की सब क्या है कि समाज में व्याप्त क्या होती हैं, बुराइयां होती हैं। हमें इन चीजों को छोड़ना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। सरकार ने इसके लिए क्या क्या कानून बनाए हैं, इसको समाज से हटाने के लिए, इस बुराई को दूर करने के लिए कौन कौन से इसके लिए नीतियां बनाई गई हैं, तो इन तमाम नीतियों को हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है, इस सेशन का प्रकरण हमारा रहेगा, आज पढ़ने वाले हैं बाल विवाह। साथियों रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण पार्ट में इकाई 1 में सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह नाम का प्रकरण दिया हुआ है। एक टॉपिक लगता है, उसको आज अपन अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों तैयार हैं आप? इसके लिए आप साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, तो आप मैं समझ लूंगा कि आप इसके लिए पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो साथियों आज का हमारा प्रकरण है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल विवाह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विवाह। अब साथियों हमें यह समझना है कि ये बाल विवाह क्या होता है, किसे बाल विवाह कहते हैं, इसको हमें समझना है। देखो साथियों, इसको समझने से पहले इसमें 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द दिखाई दे रहा है बाल, एक दे रहा है विवाह। तो साथियों इससे पहले हमें यह समझना है कि विवाह क्या होता है, बाल क्या होता है, बाल विवाह क्या होता है, इसको हमें समझना चाहिए। तो बाल विवाह क्या होता है, इसके लिए हमें इसको समझना चाहिए कि विवाह क्या होता है। क्या होता है विवाह, पहले देखो इसको समझना चाहिए। विवाह क्या होता है साथियों, विवाह क्या होता है, इस मैंने आपको अच्छी तरीके से परिवार का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी विवाह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया था इस टॉपिक को। और आज फिर बता देता हूं कि विवाह समाज होता है, समाज में परिवार रूपी एक संस्था होती है जिसमें पुरुष और महिला एक आपस में, एक महिला और पुरुष के मध्य एक ऑथेंटिक संबंध होता है। विवाह क्या होता है कि समाज में परिवार रूपी जो संस्था होती है उसमें महिला और पुरुष के मध्य एक ऑथेंटिक संबंध होता है जिसे हम विवाह कहते हैं। साथियों विवाह क्या होता है, विवाह होने के बाद ही व्यक्ति है जो सामाजिक परिवेश में प्रवेश करता है, परिवार बनाने की इजाजत उसको मिलती है कि विवाह होने के बाद व्यक्ति समाज में प्रवेश कर सकता है, उसको स्थायी व निश्चित यौन संबंध की जो वैधता मिल जाती है, उसको स्वीकृति प्रदान हो जाती है, जिससे उसका परिवार का निर्माण होता है। तो विवाह क्या होता है, विवाह आप समझ गए होंगे कि हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार होता है। एक मानव जो हिंदू समाज है उसमें विवाह क्या होता है, एक संस्कार होता है। मनुष्य के जीवन में साथियों 16 संस्कार होते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि मनुष्य होता है उसमें उसके जीवन काल है, उसके जीवन में 16 संस्कार होते हैं। अब इस संस्कारों को तो आपको पता कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला होता है गर्भाधान यानी गोद भराने वाला संस्कार, दूसरा पुष्पन पुत्र प्राप्ति का। इस प्रकार साथियों 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से 15 नंबर का संस्कार होता है वो होता है विवाह संस्कार, वो होता है विवाह संस्कार। और साथियों 16वां जो संस्कार होता है उसे कहते हैं मृत्यु वाला होता है, यानी इसको बोलते हैं अंतिम संस्कार होता है, ये मनुष्य का अंतिम संस्कार। जिसमें से विवाह कौन सा संस्कार होता है, 16वां संस्कार। विवाह क्या है, विवाह एक मनुष्य के, हिंदू समाज में मनुष्य का 15वां संस्कार है। आप समझ गए होंगे, और विवाह इस चीज से आप अच्छी तरीके से है जो समझ गए होंगे। अब साथियों मैं आगे की तरफ बात करता हूं। तो साथियों विवाह मनुष्य के जीवन में एक अनिवार्य संस्कार होता है जिसको अपनाना बहुत जरूरी होता है, जिसके बगैर एक परिवार का निर्माण नहीं होता है। तो यानी मनुष्य विवाह करने के बाद एक ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देता है, यानी उसको परिवार बनाने की इजाजत मिल जाती है, उसको स्थायी व निश्चित यौन संबंध रखने की स्वीकृति प्रदान हो जाती है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा उसको निश्चित यौन संबंध रखने की या स्थायी यौन संबंध बनाने की स्वीकृति या वैधता प्रदान हो जाती है। यानी संतान उत्पन्न करने की जो वैधता है वो क्या देता है, परिवार देता है। किसके माध्यम से, विवाह नामक बंधन में बंध जाने के बाद ही व्यक्ति है जो एक परिवार बनाने में सक्षम हो जाता है। अब साथियों बात करते हैं आगे की तरफ।
तो हम बात करते हैं कि विवाह की बात कर रहे हैं, और विवाह एक संस्कार होता है जिससे व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अब देखो कि विवाह होने के बाद व्यक्ति है जो त्रिऋण और त्रिऋण और साथियों 5 महायज्ञ से छुटकारा पा लेता है। 5 महायज्ञ से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब साथियों विवाह अगर हिंदू समाज में नहीं होगा तो वो त्रिऋण को नहीं छुटकारा पा सकेगा, 5 महायज्ञ से उसको पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो त्रिऋण कौन कौन से, मैं उसको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। हालांकि आपको बता देता हूं कि त्रिऋण होते हैं, एक तो साथियों होता है पितृऋण, और एक होता है साथियों देव ऋण, और एक होता है साथियों ऋषि ऋण। इन 3 ऋणों से विवाह बंधन में बंध जाने के बाद इन त्रिऋणों से व्यक्ति है जो मुक्त हो जाता है। और एक साथियों होता है 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ होते हैं इसमें साथियों ब्रह्म महायज्ञ, और दूसरा होता है साथियों देव यज्ञ, और तीसरा होता है नृयज्ञ, और इसमें होता है निर्यज्ञ की बात कर रहा हूं साथियों में, नृयज्ञ, और इसमें होता है एक भूत, और फिर होता है पितृ। तो साथियों ये 5 महायज्ञ होते हैं, और इन 5 महायज्ञों और त्रिऋणों को विवाह बंधन के बाद बंधने से व्यक्ति इस चीजों से मुक्त हो जाता है। ये हिंदू संस्कार में या हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी परंपरा हैं, ऐसे कुछ धर्म के अपने अपने रूल होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। साथियों बात कर रहे हैं विवाह की, तो विवाह बंधन एक मनुष्य में एक अनिवार्य संस्कार होता है जिसके बाद व्यक्ति है जो परिवार रूपी संस्था में प्रवेश परिवार रूपी संस्था में प्रवेश कर लेता है, यानी वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो अब बात आती है साथियों, विवाह की तो हमने कर ली, लेकिन अब इसके पक्ष में थोड़ी सी और बात आपको बता देता हूं कि एक बहुत भारत के अंदर एक अच्छे सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, एक समाजशास्त्र हुए हैं जिसका नाम अग्रणी स्थान पे रहा है। उसका नाम है साथियों के.एम. कपाड़िया। उसकी एक बात आती है, उसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में बात आती है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथियों। प्रश्न कहीं से मुझे नहीं लगता कि इस चीजों से प्रश्न बाहर आएगा, और इस चीजों से शायद ही प्रश्न बाहर आए तो ये समझ लेना कि रेट का स्तर है वो बहुत ऊंचा है। जो सिलेबस है उसके देखें तो बहुत ऊंचा हुआ है, इतना आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों बहुत प्रसिद्ध भारत के एक सोशियोलॉजिस्ट समाजशास्त्र हुए हैं के.एम. कपाड़िया, और साथियों इनका मैंने परिवार नामक टॉपिक में भी, अगर आपने परिवार पढ़ा है तो इसमें भी किया था, उसका भी कथन उसमें के.एम. कपाड़िया की एक पुस्तक है साथियों। उस पुस्तक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। अब साथियों ये उसकी क्या है, पुस्तक है के.एम. कपाड़िया की। इस पुस्तक में लिखा गया है, क्या लिखा गया वो देखो। इस पुस्तक में लिखा गया है कि हिंदू समाज में विवाह संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, और मुस्लिम समाज में विवाह या इसको निकाह बोलते हैं, मुस्लिम समाज में निकाह एक समझौता है। ये कथन किसका है, तो ये साथियों प्रसिद्ध समाजशास्त्र के.एम. कपाड़िया का है। तो साथियों समझ में आ गया होगा। और के.एम. कपाड़िया का हम जब परिवार टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें भी उसकी चर्चा हुई थी, तो उसमें इसने कहा था कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार। ये कथन किसका है, तो ये कथन है के.एम. कपाड़िया का, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब साथियों एक पुस्तक की ओर चर्चा करता हूं जिसमें विवाह का वर्णन मिलता है, और उस पुस्तक का नाम है साथियों मनुस्मृति। उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति पुस्तक है साथियों ये। इस पुस्तक के लेखक थे साथियों मनु। इस मनु की इस पुस्तक में
विवाह के भारतीय विवाह के 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। भारतीय विवाह के 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। अब साथियों आपको ये लग रहा होगा कि यार बाल विवाह टॉपिक चल रहा था, तुम चला कहाँ जा रहा है, कोई टॉपिक का। देखो साथियों, अगर इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो आप विवाह को बाल विवाह कैसे समझोगे। कहते हैं ना कि अगर अपन जो रिश्ता करने जाते हैं तो रिश्ता करते वक्त उसके जो जैसे किसी को लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो भाई लड़की के देखने जाते हैं तो यही पूछते हैं ना कि भाई लड़की कैसी थी, है ना। तो उससे घर वाले तो कहें भाई हमारी लड़की तो गाय थी, एकदम बिल्कुल शुद्धि है, सरल है, साधारण है ना, इस प्रकार की बताते हैं। लेकिन उसके बारे में फिर क्या रिश्तेदारियों से और फिर उसके जो पड़ोसी होते हैं ना उससे पूछते हैं लड़की कैसी, तो वो बताते हैं। तो इसी प्रकार साथियों परिवार टॉपिक विवाह है तो इसके ये जो बाल विवाह है तो इसके जो आसपास का उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब किसी चीज का हम बैकग्राउंड जान लेते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हमारी बात बता सकते हैं। तो प्रश्न की भूमिका हमें समझनी चाहिए कि प्रश्न कहीं से उठाया जा सकता है, कोई वो नहीं बात नहीं थोड़ी है कि यहीं से प्रश्न उठेगा। टॉपिक है, टॉपिक के आधार पर प्रश्न कहीं से उठ सकता है, तो इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी बातें बता दें ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो मनुस्मृति के लेखक थे मनु और उसने भारतीय समाज के 8 प्रकार बताए थे। और साथियों मनु के बारे में भी आपको बताऊं तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा क्या है कि हमारे इस मार्ग से हम भटक जाएंगे, इसलिए मैं मनु के बारे में कभी अलग क्लास में इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाल विवाह के बारे में, तो ज्यादा नहीं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी उसके आसपास की जानकारी मैं आपको देता रहूं। तो बाल विवाह में भारतीय समाज की उसने कितने पुस्तक में वर्णन है 8 प्रकार के विवाहों का। वो कौन कौन से देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप जीवन में काम आने वाली कहानी बता रहा हूँ, एक बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीजों को। पहला विवाह होता है साथियों ब्रह्म विवाह। आपका नहीं हुआ तो आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा होने वाला है। ब्रह्म विवाह मेरा भी नहीं हुआ, मुझे भी पता चल जाए ब्रह्म विवाह क्या होता है। दूसरी बात आती है जिसको कहते हैं देव विवाह। और तीसरा आता है साथियों जिसका नाम होता है ब्रह्म विवाह, देव विवाह। और तीसरा आता है जो होता है प्रजापत्य विवाह। और चौथा होता है जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह। और 5वां साथियों आता है जिसका नाम होता है आर्ष विवाह। और छठा जो विवाह होता है उसको कहते हैं साथियों असुर विवाह। और 7वां होता है उसका नाम होता है राक्षस विवाह। और साथियों 8वां प्रकार बताया था मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति, उसका नाम है पिशाच विवाह। ये 8 के 8 प्रकार हैं। अब थोड़ा सा साथियों इसके बारे में बता देता हूँ, हालांकि आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा इसमें। देखो साथियों ब्रह्म विवाह कौन से होते हैं। देखो ब्रह्म विवाह ऐसे विवाह जिसमें दोनों पक्षों की समझौते पर जो विवाह होते हैं उसको हम दोनों पक्ष के जो लोग होते हैं वर पक्ष के और वधु पक्ष के, वो आपस में समझौता करते हैं और एक सजातीय वर्ग का है जो चयन करती है, एक वर्ग का चयन किया जाता है उसमें, तो उस विवाह को क्या कहते हैं ब्रह्म विवाह कहते हैं। अब बात करते हैं देव विवाह क्या होते हैं। तो साथियों देव विवाह वो होते हैं जिसमें कोई एक धर्म अनुष्ठान या यज्ञ का आयोजन किया जाता है और उस यज्ञ में कन्या को क्या कर दिया जाता है, उस भेंट कर दिया जाता है। तो उस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं देव विवाह कहते हैं। अब साथियों बात आती है प्रजापत्य विवाह किसे कहेंगे। तो प्रजापति विवाह वो होता है जिसमें कन्या की अनुमति नहीं होती है फिर भी उसके कुलीन वर्ग के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। तो वो विवाह कौन सा होता है, वो विवाह साथियों होता है प्रजापत्य विवाह होता है। अब मैं बात करता हूं गंधर्व विवाह की, इसकी बात कर ली, अब बात कर रहा हूं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह साथियों इसको प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, इसको लव मैरिज भी आप कह सकते हैं, इसको कोर्ट मैरिज भी आप कह सकते हैं। और ये जो विवाह होता है जो वर और वधु की आपस की सहमति से विवाह होता है। जो लोग आपस में सहमति करते हैं, आपस में साझेदारी रखते हैं और तैयार होते हैं कि भाई मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूँ और मैं इसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार के विवाह होते हैं जिसमें वर और वधु आपस की सहमति से विवाह करते हैं, अपनी समझौते से विवाह करते हैं, वो होते हैं गंधर्व विवाह या
लव मैरिज इसको बोल सकते हो। एक साथियों आता है अर्श विवाह। अर्श विवाह में क्या होता है कि ऐसे विवाह होते हैं जिसमें वर पक्ष वधु पक्ष को वर पक्ष वालों को धन देना पड़ता है, तो उस विवाह को क्या कहते हैं? अर्श विवाह कहते हैं। असुर विवाह क्या होते हैं? ऐसे विवाह। कौन से विवाह? ऐसे विवाह जिसमें वधु को खरीदा जाता है। ऐसे विवाह जिसमें वधु को खरीदा जाता है उसको कहते हैं असुर विवाह। अर्श विवाह में तो क्या है कि वधु पक्ष वाले पैसे सामने देते हैं वर को, और ये साथियों अपने नहीं है। ये देखो असुर विवाह, इसमें क्या है कि वधु को खरीद लिया जाता है, वधु को खरीदा जाता है पैसों से। ये आजकल ज्यादा प्रचलन में है ना, आप समझ गए होंगे। इसका प्रभाव आजकल ज्यादा देखने को मिलता है असुर विवाह का, है ना, क्योंकि आपको पता है कन्या भ्रूण हत्याएं जैसे सामाजिक बुराइयां समाज में फैली हैं, जिसका प्रभाव आज तक समाज पे पड़ा हुआ है, और कन्याएं बहुत कम हैं, लड़के बहुत हैं। आप लिंगानुपात जानते हो कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो इसके आधार से आप देख सकते हो कि इस विवाह पे ज्यादा देखने की बिहार, यूपी, बिहार, यहाँ से लोग ले आते हैं, है ना। तो ये असुर विवाह जिसमें खरीद के लिया जाता है। और एक होता है साथियों राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है? इस राक्षस विवाह में क्या होता है कि वधु का अपहरण किया जाता है, किसी लड़की का अपहरण करके उसके साथ शादी की जाती है। उस विवाह को क्या कहते हैं? राक्षस विवाह कहते हैं। ठीक है। अब आता है पिशाच्य विवाह। पिशाच्य विवाह कौन सा होता है? ऐसे विवाहों में क्या होता है साथियों कि इसमें क्या है कि वधु होती है, यानी लड़की होती है, उस लड़की को मदहोशी के हालात में उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए जाते हैं और फिर उसके साथ क्या कर दी जाती है? शादी कर ली जाती है। तो वो विवाह कौन सा कहलाएगा? तो वो कहलाता है पिशाच्य विवाह। अब मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से ये विवाह कौन कौन से होते हैं कौन समझ में आएंगे, और आप कौन सा विवाह करना चाहते हो तो वो भी आपको समझ में आएगी। अगर आपने अच्छी तरीके से इसको याद कर लिया तो आपको इसमें से कोई सा एक तो अच्छा वाला है, जैसे ब्रह्म विवाह अपने प्रचलित है, ये तो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है ये भी आपको इसको दिन भी देखने को मिल जाए, कहीं ये भी आपके जीवन में प्रकाशमान हो जाए, है ना। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह भी रच जाए आपका कहीं, है ना, कि रिट की भर्ती होने के बाद कहीं नजर मिल जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है। और साथियों ये दोनों में से आपका पक्का हो जाएगा। अगर ये दोनों अगर अच्छी तरीके से इसको नहीं पढ़ा नहीं समझा तो साथियों फिर आप देख सकते हो ये असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब आप समझ गए कि वधु को खरीदना पड़ेगा। कहां से? आप समझ गए कहां से लाना है, वो फिर आपको डिसाइड करना है कौन सी जगह से लाना है। तो साथियों ये थे विवाह के 8 प्रकार। तो साथियों इतनी सी जानकारी हमने विवाह के बारे में ली। अब विवाह क्या होता है और विवाह के बारे में जो तथाकथित कथन थे कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो साथियों अब पढ़ते हैं बाल विवाह। बाल शब्द देखो यहाँ पे, बाल का अर्थ है साथियों बाल्य अवस्था, यानी 12 वर्ष से जो कम उम्र होती है उसको कहते हैं बाल्य अवस्था। खेलने कूदने की उम्र होती है साथियों अवस्था, बाल्य अवस्था। इस अवस्था में शादी कर देना क्या होता है? बाल विवाह। यानी खेलने कूदने की उम्र यानी 12 वर्ष से, यानी छोटी उम्र में शादी कर देना क्या होता है? बाल विवाह होता है। चाहे वो कौन सा विवाह कर दे उसका, चाहे वो उसका ब्रह्म विवाह कर दो, चाहे उसके साथ देव विवाह कर दो, यानी कन्या को भेंट में दे दे, चाहे समझौती के आधार पे कर लो, या किसी तरह का विवाह होता है, तो वो विवाह कौन सा होता है? बाल विवाह होता है, जो छोटी उम्र में। और उम्र होती है वो निर्धारित की गई है कि भाई 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए। अगर इस वर्ष से इस एज से इस निम्नतम आयु विवाह की ये होती है, अगर इससे छोटी उम्र में विवाह किया जाता है तो वो बाल विवाह होता है। और ये बाल विवाह है जो कि समाज में कानूनी अपराध है। सरकार ने इस पर रोक लगाई हुई है। आप ऐसे विवाह नहीं कर सकते, आप इसको लिए आपको सजा का भुगतना पड़ सकता है। तो आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, भी आप हम पढ़ने वाले। तो साथियों अब अपन बात करते हैं बाल विवाह समझ लिए क्या होता है। अब अपन बात करते हैं कि बाल विवाह सबसे पहले भारत में इसका जो प्रचलन हमारे देश में इस विश्व में कैसे प्रचलन में आए और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत की बात करता हूं कि बाल विवाह की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो साथियों बात करते हैं प्राचीन समय में, यानी वेदों के काल से मैं अगर बात करूं, महाभारत काल से अगर मैं बात करूं, रामायण काल की अगर मैं बात करूं, यानी प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेदों की, तो वेदों के काल की बात करूं, यानी वैदिक काल की बात करूं,
तो वैदिक काल में साथियों क्या आप बता सकते हो कि बाल विवाह देखने को मिलते हैं? तो साथियों वैदिक काल में क्या है कि बाल विवाह है वो देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वैदिक काल में साथियों क्या होता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना जरूरी होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आ सकता था। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब गुरुकुल में रहा करते थे बच्चे। 25 वर्ष तक का होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। उस ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यानी 25 वर्ष के साथ बाद ही शादी हुआ करती थी वैदिक काल के अंदर। तो वैदिक काल में तो बाल विवाह नहीं था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो साथियों उत्तर वैदिक काल की मैं अगर बात करूं, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में देखो एक ग्रंथ लिखा गया था। उस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में है जो बाल विवाह की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पे इसके साक्ष्य हैं जो देखने को मिलते हैं। वो क्या है, देखो एक ग्रंथ लिखा गया था। ग्रंथ का नाम था, एक ग्रंथ लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में, ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण ये जो ग्रंथ था साथियों कब लिखा गया? उत्तर वैदिक काल में। इस ब्रह्म पुराण में क्या देखने को मिलता है? इस ब्रह्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि बालिका, लड़की की विवाह करने की न्यूनतम उम्र, विवाह की न्यूनतम उम्र की बात की गई है 4 वर्ष। ब्रह्म पुराण में ये बातें देखने को मिलती हैं। विवाह की न्यूनतम उम्र 4 वर्ष लड़की की होनी चाहिए। ये है जो बातें ब्रह्म पुराण में देखने को मिलती है, जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। तो यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसके लिखित साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, लेकिन इसके लिखित प्रमाण कहाँ मिलते हैं, इस प्रकार की बातें हमें जानना जरूरी हो जाता है कि ये तो पता चला लेकिन हुआ किसका था उत्तर वैदिक काल में, तो कोई लिखित ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के अंदर। तो साथियों भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में एक विवाह है जो जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और वो विवाह किसका है? वो साथियों विवाह है साथियों कन्नौज के शासक थे, ऊपर लिख देता हूं अच्छी तरीके से समझ में आए। कन्नौज के शासक थे साथियों, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की एक बहन थी साथियों। हर्षवर्धन की बहन का नाम था साथियों राजश्री। इस राजश्री का विवाह है जो कर दिया गया था साथियों ग्रह ब्रह्मा से। बाल्य अवस्था में 10-12 साल की लड़की थी राजश्री, और इसका जो विवाह है वो ग्रह ब्रह्मा के साथ कर दिया गया था। तो ये जो विवाह है ये एक लिखित साक्ष्य भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। साथियों बात करते हैं कि इसकी थोड़ी सी मैं आपको और हिस्ट्री पे लेकर के चलता हूँ, इतिहास की तरफ लेकर के चलता हूँ, ये कैसे हुआ। तो साथियों ये देखो, ये भारत है। देखो हर्षवर्धन है ना, इसकी हिस्ट्रिकल बातें आपको बता रहा हूं। ये भारत है, माफ करना साथियों, मानचित्र अच्छी तरीके से नहीं बन पाए, लेकिन अपने को काम चलाना है। भारत ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर है, मेरा देश महान है, लेकिन क्या होता है कि नक्शे बनाने में आज भी हम इतने परफेक्ट नहीं हो पाए हैं। साथियों यहां पे पड़ता है अपना प्रांत, अपना प्रदेश राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर पड़ता है साथियों हरियाणा। और साथियों ध्यान देना, यहाँ पे इसका विवाह कैसे हुआ इसकी बातें बता रहा हूँ। राजश्री का और ग्रह ब्रह्मा का विवाह कहाँ कैसे हुआ। हरियाणा में साथियों एक जगह है, एक कुरुक्षेत्र नाम से, समझ गए होंगे कुरुक्षेत्र, महाभारत का जहां पे युद्ध हुआ था। यहाँ पे साथियों महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिन चला था। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच में, जो सत्य और असत्य के बीच में युद्ध हुआ था, धर्म का युद्ध। कौरव और पांडु का जो युद्ध हुआ था वो महाभारत में चला था 18 दिन तक। साथियों ये बातें हैं कुरुक्षेत्र की। और कुरुक्षेत्र के पास साथियों एक जगह पड़ती है जिसका नाम है, उस जगह का नाम है थानेश्वर साथियों, उस जगह का नाम है थानेश्वर।
और थानेश्वर साथियों उस जगह पे एक शासक हुआ करता था। उस शासक का साथियों वंश हुआ करता था पुष्पभूति वंश हुआ करता था साथियों। यहाँ पे साथियों इसकी थोड़ी सी और मैं हिस्ट्रिकल बातें बता देता हूं आपको कि पुष्यभूति वंश के अंदर एक शासक हुआ करते थे साथियों, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन साथियों, जिसकी एक पत्नी हुआ करती थी यशोमती। और यशोमती के साथियों प्रभाकर वर्धन और यशोमती के संयोग से मिलने से 3 पुत्र प्राप्त हुए, 3 संतान जन्मी हुई। एक का नाम था साथियों राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन, और तीसरे के नाम था, जो बेटी थी लड़की थी, उसका नाम था राजश्री। अब साथियों इसको राजश्री बोल दो या राज्यश्री बोल दो। कई किताबों में राजश्री लिखा हुआ है, कई किताबों में राज्यश्री लिखा हुआ है। बात एक ही है, चाहे दापा कह दो चाहे दापली कह दो, चाहे बात एक ही है, राजश्री कह दो या राज्यश्री कह दो, भाई बात है। ठीक है, राजश्री या राजश्री एक ही बात है। और इस राजश्री का जो विवाह है, इस राजश्री का विवाह, और साथियों यहाँ पे एक जगह पड़ती है, इस साइड में चले उत्तर प्रदेश के आसपास एक जगह पड़ती है जिसका नाम था कन्नौज। और इस कन्नौज के शासक हुआ करते थे साथियों ग्रहवर्मा। कन्नौज के शासक हुआ करते थे ग्रहवर्मा। इस राजश्री की शादी इस ग्रहवर्मा से कर दी। किससे कर दी? इस ग्रहवर्मा की। राजश्री की शादी किससे कर दी? ग्रहवर्मा से। अल्प वर्ष की आयु में इसकी शादी हुई थी। अब साथियों मैं थोड़ी सी और हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हिस्ट्री की बातें चल गई, हालांकि बात तो यहीं खत्म होती है, क्योंकि थोड़ा सा बताता हूँ कहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लिखित साक्ष्य की मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे मिलने हैं। तो मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताने में थोड़ा सा आनंद आता है वैसे भी, और इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने में और भी अच्छा आनंद आता है। इतिहास पढ़ता हूँ तो बड़ा ही आनंद आता है। हालांकि गणित का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो मुझे एक अपने आप में गर्वान्वित महसूस होता है। जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो खून खोलने लगता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इतिहास। मुझे पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। वैसे मेरे सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, पढ़ाने में हर सब्जेक्ट को रुचि लेता हूँ, अंग्रेजी को छोड़ करके। हाँ, क्योंकि गणित मेरा खुद का सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री में आपको पढ़ा देता हूँ, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, भूगोल भी पढ़ाता हूँ, और साथियों हिंदी भी। आपको पूरी के पूरे जो तमाम सब्जेक्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट, जब भी आप चैनल खोलेंगे तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री, और साथियों राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल, और इसमें बात करें भारतीय संविधान है, और हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। तो ये जो तमाम टॉपिक है मैं वहां पे आपको करवा रहा हूं, तो आप उसको देखिए अगर आपकी इच्छा हो तो साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से। और मुझे बड़ा आनंद आता है इतिहास पढ़ाने में, बताने में ऐसी बातें, क्योंकि इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी। साथियों गुप्त वंश का पतन होने के बाद भारत के अंदर कई राजवंश हैं जो एक अपनी साम्राज्य सत्ता स्थापित की थी, जिसमें थे एक आता है साथियों जैसे मौखरी वंश हो गया, मैत्री वंश हो गया, और साथियों गोंड वंश हो गया, और ये जो प्रमुख वंश हैं पुष्यवती वंश हो गया। इन 4-5 वंशों की एक सत्ता स्थापित हुई थी गुप्त वंश के पतन होने के बाद। और साथियों गुप्त वंश के पतन होने के बाद उसमें से जो सबसे अधिक साम्राज्य विकसित करने वाला जो वंश था वो वंश था साथियों पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश हुआ करता था साथियों? पुष्यभूति वंश हुआ करता था। पुष्यभूति वंश, इस वंश के संस्थापक साथियों थे पुष्यभूति हुआ करते थे। और साथियों इस पुष्यभूति वंश के अंदर एक शासक हुआ थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन की एक पत्नी थी यशोमती, और प्रभाकर और यशोमती के संबंध से, संयोग से ये 3 संतानें जन्म लेती हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। और साथियों इसका जो विवाह राजश्री का वो ग्रहवर्मा के साथ कर दिया जाता है। अब साथियों क्या हुआ, अब देखो आप स्टोरी। अब क्या हुआ कि ग्रहवर्मा की शादी हो गई। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कन्नौज का शासक हर्षवर्धन कैसे बना, क्योंकि ये तो थानेश्वर का शासक था ना, यहाँ पे कैसे आया कन्नौज का शासक, कन्नौज को राजधानी कैसे बनाया, वो बात आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी आपके ज्ञान की बातें बता देता हूँ। देखो
यहाँ पे उसकी शादी हो गई। तो मालवा एक शासक थे साथियों, मालवा, यहाँ पे मालवा के शासक, मालवा के शासक थे साथियों देवगुप्त। मालवा के शासक थे देवगुप्त। और देवगुप्त साथियों, देवगुप्त थे मालवा के शासक। उसने क्या किया कि इस ग्रहवर्मा से युद्ध किया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजसरी को कारागार में डाल दिया। राज्यसरी थी, उसको कारागार में डाल दिया, कारागार यानी जेल में डाल दिया, डाल दिया। किसने? देवगुप्त, मालवा के शासक थे देवगुप्त। उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और उसकी जो पत्नी थी राजसरी, उसको कारागार में डाल दिया। अब साथियों, अब आपको पता है इसको कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब इसका जो भाई था उसको पता चला, जिसका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब राज्यवर्धन उस समय क्या था? यहाँ का शासक था। कहाँ का? थानेश्वर का शासक था। प्रभाकर वर्धन की गद्दी के बाद यहाँ का शासक कौन बना? राज्यवर्धन, जो कि थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। इसको पता चला कि उसकी बहन को, उसके बहनोई को है जो देवगुप्त ने मार दिया और उसको कारागार में डाल दिया। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? ये यहां से चला और इस देवगुप्त की हत्या कर दी और इस अपनी बहन को इस कारागार से छुटा लिया। अब इसका एक देवगुप्त है ना, इसका एक दोस्त हुआ करता था साथियों, दोस्त हुआ करता था गोंड वंश का। गोंड वंश का दोस्त था उसका नाम था शशांक। यह नाम था साथियों, सही नाम है बिल्कुल, शशांक। शशांक था। इसने क्या किया? इसने इसके मित्र, ये मित्र किसका था? देवगुप्त का मित्र था शशांक। इसने अपने मित्र की मृत्यु के बाद उसका बदला लेने के बाद और ये क्या करता है? राज्यवर्धन पर अटैक करता है, आक्रमण करता है थानेश्वर पर और राज्यवर्धन को धोखे से मार देता है और राज्यवर्धन को धोखे से पराजित हो गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये शशांक है जो कहाँ का शासक बन जाता है? कनौज का शासक बन जाता है साथियों। इस कनौज का शासक बन गया शशांक। अब साथियों हर्षवर्धन आया, इसकी मृत्यु हो गई। अब थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठेगा, छोटा भाई, राज्यवर्धन का छोटा भाई था हर्षवर्धन। और ये क्या है कि जो थानेश्वर की गद्दी पे बैठता है, इसकी मृत्यु होती है 606 ईस्वी में। ठीक है, इसकी मृत्यु कब होती है? 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की। और राज्यवर्धन हर्षवर्धन है वो 606 ईस्वी में, जो कि थानेश्वर की गद्दी पे बैठता है। और 606 ईस्वी गद्दी पर बैठते ही उसने अपने भाई का बदला लिया। बदला लेने के लिए इस शशांक को क्या कर दिया? मार दिया, इसको हरा दिया, इसको पराजित कर दिया। और इसको पराजित कर दिया और कनौज पे किसका अधिकार हो गया? हर्षवर्धन का अधिकार हो गया। तब इसको कहते हैं कनौज के शासक हर्षवर्धन। उस समय हर्षवर्धन, ठीक है, कनौज का शासक था हर्षवर्धन। अब शशांक था साथियों, इसके बारे में हालांकि हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अपना जो प्रकरण है इससे हम भटक जाएंगे, मार्गदर्शिता जो हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ये 6 वर्ष का शासक हुआ करता था और इसने बोध वृक्ष जैसे को काट दिया था। ऐसी कुछ बहुत सारी इसके बारे में बातें हैं, लेकिन जब मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन आज का जो प्रकरण है बाल विवाह, उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बता रहा हूँ। तो ये शशांक को हराने के बाद हर्षवर्धन है जो कनौज का शासक बन गया। अब कनौज का शासक बन गया तो इसका जो शासन काल रहा, हर्षवर्धन का शासन काल बताते हैं हम आपको, उसमें से अब एक बहुत बड़ी बात निकाल करके लाएंगे साथियों। हाँ, हर्षवर्धन का शासन काल, हर्षवर्धन, इसका शासन काल रहा था साथियों 606 ईस्वी में। तो ये राजगद्दी पर बैठता है राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद और 647 वर्ष तक ये शासन करता रहा। एक महान शासक हुआ करता था साथियों ये, और उसने कई उपाधियां धारण की, है ना, परम भट्टाचार्य जैसे। और इसका हर्षवर्धन का परम भट्टाचार्य नरेश की उपाधि धारण की। इसका एक नाम था साथियों शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, शिलादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इस शासन काल के दौरान इसके दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वान सज्जन पुरुष इसके दरबार में रहा करते थे। किसके? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत बड़े आदमी, एक विद्वान हुआ करते थे, एक कवि हुआ करते थे, जिसका नाम था साथियों बाणभट्ट। बाणभट्ट,
अब यही बात मैं आपको बताने के लिए इतनी बड़ी स्टोरी बता रहा था कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। हिस्ट्री क्या है कि स्टोरी में पढ़ेगा तो हमेशा आपको याद रहेगी। बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने साथियों एक पुस्तक लिखी थी, वैसे उसने 2-3 पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक है जिसमें हमें बाल विवाह के देखने को मिलता है, वो पुस्तक की चर्चा कर रहा हूं। उस पुस्तक का नाम है साथियों हर्षचरित्र। उसने हर्षचरित्र नामक एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उसने वर्णन किया कि राजश्री है उसकी अल्प आयु में विवाह ग्रह वर्मा से कर दिया था, जो कि कनौज के शासक थे, जो कि मोखरी वंश के शासक थे। मोखरी वंश हुआ करता था उस जमाने में कनौज में। साथियों कनौज में मोखरी वंश के ग्रह वर्मा थे, ग्रह वर्मा शासक थी। उसकी शादी जो थानेश्वर के शासक थे प्रभाकर वर्धन, उसकी पुत्री राजवर्धन से कर दिया गया, जो कि 10 या 12 वर्ष की एक लड़की हुआ करती थी, जो कि बाल्यावस्था में उसका जो शादी कर दी। तो साथियों ये जो घटना है यानी बाल विवाह का जो लिखित साक्ष्य है वो हमें लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास हमें देखने को मिलता है ना। तो ये जो लिखित साक्ष्य है जो कहां पे मिलता है, बाणभट्ट द्वारा लिखा हर्षचरित्र में ये हमें देखने को मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाल विवाह के लिखित साक्ष्य देखने को भारत के अंदर कहां मिलते हैं। तो कनौज पहला बाल विवाह कब हुआ था भारत के अंदर, तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। और 7वीं शताब्दी में कब हुआ, किसके साथ हुआ, तो राजश्री का विवाह है जो कनौज के शासक हुआ करते थे उस जमाने में, मोखरी वंश के शासक हुआ करते थे, ग्रह वर्मा से हुआ था। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे, आपको इस चीज से समझ में आ गया होगा। अब लिखित साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन अब हमें यह जानना है कि क्या कारण रहे ऐसे, क्या मजबूरियां रही ऐसी कि बाल विवाह करने की आवश्यकता हो गई। ऐसी क्या भारत में ऐसे क्या कारण रहे होंगे, क्या मजबूरियां रही होंगी कि भारत को ऐसे भारतवासियों को हिंदू समाज में ऐसे कदम उठाने पड़े जो कि वैदिक काल के अंदर इस चीज को बिल्कुल नकारता था। ब्रह्मचार्य आश्रम पूरा करने के बाद 25 वर्ष के बाद शादी हुआ करती थी। लेकिन साथियों ऐसे क्या कारण है, उसके कारण यानी बाल विवाह के प्रोत्साहन के कारण जानने की कोशिश करते हैं। बाल विवाह के प्रोत्साहन के कारण यानी क्या कारण है कि ये विवाह करना पड़ा, बाल विवाह शुरू हो गया। तो अब इसके कारण पढ़ते हैं, बाल विवाह के कारण क्या रही। अब हमें यह पढ़ना है, फिर हमें पढ़ेंगे इसके कुप्रभाव क्या है, फिर इसके रोकने को उपाय पढ़ेंगे। तो साथियों आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं और एक एक चीज को बड़ी गौर से बताने वाला। तो साथियों इसमें जो पहला कारण है वो हमें देखने को मिलता है, वो कारण है साथियों, एक तो बात आती है, अब देखो भारत में एक तो विदेशी आक्रांताएं आने लगे थे, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से बाल विवाह की जो बुराई है, सामाजिक बुराई, वो बढ़ने लगी थी। दूसरा कारण है मुगल वंश की या मुगल शासकों का आधिपत्य, ये कारण देखने को मिलता है, आधिपत्य। और तीसरा है स्त्रियों की दीन दशा। और साथियों दीन में दी बड़ी आएगी, दीन। और चौथा कारण आपको देखने को मिलता है वो है स्त्री शिक्षा का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव। और पांचवा जो कारण देखने को मिलता है वो मिलता है साथियों कृषि आधारित, कृषि प्रधानता या फिर पशु प्रधानता समाज में। और पांचवा जो कारण है, छठा कारण है, वो देखने को मिलता है संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन बढ़ गया था साथियों उस समय में, प्रचलन। और सातवां जो कारण है वो देखने को मिलता है निधनता। और आठवां कारण की बात करूं तो वो मान लो आप परिपक्वता।
परिपक्वता, इसमें से प्रमुख कारण है साथियों ये जो एग्जाम में आपको ध्यान होना चाहिए। तो विदेशी आक्रामकताओं के आक्रमण से बाल विवाह जो बढ़े, कैसे बढ़े? देखो, विदेशी आक्रमणकारी जब भारत पे आक्रमण कर रहे थे तो आक्रमण के कारण भारत अपने देश में, इस देश में एक दहशत सी फैल गई थी, एक भय उत्पन्न हो गया था। क्योंकि भय होने का कारण यह था कि उन शासकों की, विदेशी आक्रामकताओं की एक हीन सोच हुआ करती थी और उनकी जो सोच थी, उनकी जो दृष्टि थी वो बहुत घटिया हुआ करती थी। तो साथियों, जिससे क्या हुआ कि सामाजिक परिवेश, जो सामाजिक जो नियम होते हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ा और इसी के कारण छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, है ना। तो ये एक प्रमुख कारण है जो देखने को मिलते हैं, है ना। और संयुक्त परिवारों को बढ़ावा मिला क्योंकि वो लोग विदेशी आक्रमणकारी होते थे, उनकी सोच ऐसी हुआ करती थी। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार की सोच के हुआ करते थे, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो इस प्रकार से ये देखने को मिलता है कि विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से है जो बाल विवाह का प्रोत्साहन यानी बाल विवाह का प्रकोप बढ़ा। इसके बाद आता है मुगल वंश की आधिपत्य। मुगल वंश का आधिपत्य फिर आता है साथियों स्त्री की दीन दशा। स्त्री की दीन दशा यानी स्त्री की दीन दशा का मतलब यह है कि देखो, वैदिक काल के अंदर क्या हुआ करता था कि जो स्त्री हुआ करती थी वैदिक काल में, तो वैदिक काल के अंदर स्त्रियों की पुरुष था वो समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो समाज में पुरुषों से भी बढ़कर हुआ करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते स्त्रियों की जो दशा थी वो कमजोर होती गई और उसको पुरुषों से पिछड़ते गई, है ना। और इसके बाद जो मुगल वंश आने के बाद, मुगल वंश की आधिपत्य होने के बाद तो और भी बहुत भयानक स्थिति हो गई थी स्त्रियों की। उसमें वो पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था। पर्दा प्रथा वहीं से शुरू हुई थी साथियों। मुगल वंश जब भारत में आए यानी विदेशी आक्रामकताओं के कारण ये क्या करते थे, वो लोग आते थे, यहाँ की जो लड़कियां हुआ करती थी उनको देख करके उठा लिया करते, उसका अपहरण कर लिया जाया करते थे। तो उससे बचने के लिए जो पर्दा प्रथा, कम उम्र में विवाह करना, ऐसी प्रथाएं उस जमाने में शुरू हो गई थी, है ना। तो ये इसके दो मुख्य कारण हैं जो देखने को मिलते हैं। चौथी बात आती है स्त्री शिक्षा का अभाव। अब आपको पता है कि स्त्री शिक्षा का अभाव होगा यानी स्त्रियों में शिक्षा नहीं होगी तो स्त्री शिक्षा का अभाव होगा। और स्त्री शिक्षा का अभाव होने के कारण क्या है कि सामाजिक बुराइयां होती हैं उस पर अपना आधिपत्य उस पर जमा लेगी, जिससे क्या है कि बाल विवाह जैसी कुप्रतियां अपना भयानक रूप उस पर ले लेगी। तो ये भी उसका कारण है। सती प्रथा है जो इसी के कारण हुआ था। अगर वो स्त्रियां जानती तो ऐसा नहीं होता। बाल विवाह जब स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो ऐसा नहीं करने देती, है ना। यही बात है। कृषि प्रधानता, पशुपालनता। देखो, हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है जिसमें पूरी का पूरा ग्रामीण जो इलाका होता है वो एक कृषि पे आधारित होता है ना, और पशुपालन पे आधारित होता है। तो साथियों क्या होता है कि पशुपालन और कृषि करते टाइम व्यक्तियों को अधिक से अधिक श्रम यानी मजदूरों की आवश्यकता होती है, मानव की आवश्यकता होती है, मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना, और बच्चे पैदा करने के लिए उसकी जल्दी शादी कर दी जाती है छोटी उम्र में, ताकि बच्चा जल्दी से पैदा करे और वो परिवार के लिए हेल्प करे, समाज में कृषि में जो मानव श्रम है वो करे, है ना। तो उसको ज्यादा मतलब कमाने के लिए ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ा। तो ये है जो कृषि प्रधानता, पशुपालनता प्रधानता, ये भी कहीं ना कहीं हम देखें तो ये भी बाल विकास का एक कारण है। और दूसरी बात करते हैं संयुक्त परिवारों की व्यवस्था प्रचलन। तो संयुक्त परिवारों का एक उस समय में प्रचलन हुआ था यानी बड़े परिवार। तो बड़े परिवारों का मतलब है क्या कि बड़े संयुक्त परिवार का मुखिया होता है, एक ही होता है, परिवार का वरिष्ठ मुखिया होता है, दादा होता है। वो क्या करता है कि उसकी वरिष्ठता उम्र के कारण वो अपने ऊपर क्या, उसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ होता है, और बोझ होने के कारण वो क्या करता है कि भाई मेरे पूरे परिवार का, पर मेरे को इस लड़के की शादी करनी है, फलाना लड़के की शादी करनी है, फलानी पोती की शादी करनी है, पोते की शादी करनी है, तो मेरे ऊपर बोझ है, तो मैं उस बोझ को हटा जाऊं, है ना। इसलिए क्या है कि उस बोझ को कम करने के लिए वो कम उम्र में बच्चों की शादी कर देता था और अपने ऊपर जो बोझन हुआ करता था, अपने ऊपर जो उसका परिवार का जो भार हुआ करता था वो कम कर लिया करता था। ये कहीं ना कहीं कारण है वो संयुक्त परिवार के मुखिया से भी जुड़ा मिलता है। फिर साथियों निर्धनता। अब देखो निर्धनता, ये निर्धनता क्या है? देखो गरीबी के कारण क्या कि गरीबी भारत के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी उस समय में, क्योंकि मुगल लोग थे वो भारत को लूट कर ले गए थे। यहाँ पे इतना धन हुआ करता था, भारत सोने की चिड़िया हुआ करती, तो वो उस कारण लूट लिया गया था। तो निर्धनता, गरीबी छा गई थी भारत के अंदर, भूखमरी जैसी बीमारियां आ गई थी। तो निर्धनता के कारण क्या हुआ कि परिवार में पैसों कमाने की जरूरत होती है, और पैसे कमाने के लिए
युवकों की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जवानों लड़कों की आवश्यकता होती है। लड़कियों की तो क्या है कि छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है ताकि जल्दी से एक बच्चा पैदा हो जाए और वो जल्दी से काम करने के लिए मजदूरी परिवार का भरण पोषण करे। कहते हैं ना कि बस जल्दी से हमारा हाड़ी तैयार हो जा। तो पुराने लोग कहते हैं ना कि भाई तेरा तो पुराने ज़माने में आज से 5-7 साल पहले किसी का लड़का होता था तो वो ऐसा नहीं बोलते कि हमारे लड़का हो गया, वो लोग यही कहते थे कि भाई हमारे तो एक हाड़ी पैदा हुए है। हाड़ी पैदा मतलब कि हल जोतने वाला पैदा हो गया। तो बच्चे तो 6-7 साल के बच्चे हुआ करते थे, वो हल जोतना शुरू कर देते थे, यानी बाल श्रम भी उस समय में देखने को मिलता था, है ना। तो मतलब बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं, तो ये निर्धनता का वजह हो सकती है। अब दूसरी बात करूं तो उसमें परिपक्वता। परिपक्वता कैसे, यानी परिपक्वता समाज में क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कम उम्र में खाते पीते घर से मतलब परिवार में बच्चे होते हैं तो वो क्या है कि खाते हैं अच्छा पहनते हैं, तो बच्चे नादान अच्छे हो जाते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं होती, तो वो शरीर हट्टे कट्टे हो जाते हैं, परिपक्वता मेच्योरिटी आ जाती है उसमें। और मेच्योरिटी आने के बाद वो उम्र में तो हालांकि छोटे होते हैं लेकिन उनके जो शरीर की बनावट है, शारीरिक बनावट थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो सोचते कि भाई इसकी शादी कर दे। अब बूढ़ा दादा है, बूढ़ी दादी वो कहती भाई फलना पोते की शादी कर दे बेटा, और मेरी तो बस उम्र हो चुकी है, मैं अब जाने वाली हूँ और मैं जाती जाती अपने इस पोते के एक छोटे से मेरे पोते का इस विवाह देखना चाहती हूँ और मैं एक छोटा सा पोता चाहती हूँ, गोदी मेरी गोद भरी हो, बस ये देखना चाहती हूँ। बोलो उसकी तो जिंदगी खत्म कर हो गई, अब दूसरे की ओर करना चाहती है ना। तो इस प्रकार की सोच थी, परिपक्वता की भी एक वजह हुआ करती थी। तो ये तमाम सोचें कहीं ना कहीं बाल विकास को, बाल विवाह को बढ़ावा देती हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि बाल विवाह के प्रोत्साहन के कारण कौन कौन से थे। अब साथियों हम पढ़ते हैं कि इसके कुप्रभाव कौन कौन से हैं, बाल विवाह के कुप्रभाव। अब पढ़ते हैं बाल विवाह के कुप्रभाव में क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान टॉपिक है साथियों, पढ़ने में आप किसी चीज को अपने आसपास के परिवेश से जोड़ के पढ़ोगे तो आप हमेशा इस चीज को याद रख पाओगे। बाल विवाह के कुप्रभाव, कुप्रभाव। अब इसके कुप्रभाव कौन से पढ़े देखने को बहुत पढ़ते हैं। तो साथियों कुप्रभाव पढ़े मैं आपको बता देता हूं। पहली बात करूं तो उसमें कुप्रभाव आता है, आपको देखें याद सोचें तो एक तो आता है कि शारीरिक व मानसिक विकास का अवरुद्ध होना, ये कुप्रभाव है। दूसरा है समाज में स्त्रियों को उचित शिक्षा से वंचित ये भी देखने को मिलता है। और तीसरी मैं बात करता हूं यहाँ पे तो वो देखने को मिलता है यहाँ पे, अब स्त्री शिक्षा में उचित शिक्षा एक और मुख्य कारण है वो देखने को मिलता है। तो वो साथियों कम उम्र में माँ बनना या बोलते हैं गर्भवती होना। और साथियों चौथा कारण वो देखने को मिलता है हमें जनसंख्या वृद्धि। और पांचवें कारण की बात करूं तो पांचवा कारण हमें देखने को मिलता है वो है बच्चों, वो मेरे साथियों प्यारे भाइयों, वो है पांचवा कारण यौन संबंधी या अन्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाना। यौन संबंधी या अन्य जानकारी न होने पर, अन्य जानकारी भी ले लो, अन्य जानकारी न होने पर घातक बीमारियों का शिकार होना, यानी बीमारियों का शिकार होना, जानलेवा बीमारियों का शिकार होना, जानलेवा बीमारियों का शिकार होना। महिला हो जाती थी उसको समझ में इसके बारे में पता नहीं, उम्र में छोटी उम्र में
छठी बात करूं तो उसमें आता है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, देखो साथियों, ये 6 प्रमुख कारण हैं जो हमें ध्यान में होने चाहिए। बाद में बात कर रहा हूं साथियों, शारीरिक व मानसिक विकास का अवरुद्ध होना। छोटी उम्र में क्या होता है, शादी कर दी जाती है, तो लड़का या लड़की का सही रूप से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, और सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, उसके खेलने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में उसका विवाह कर दिया जाता है। और उस उम्र में जब उसका विवाह कर दिया जाता है तो साथियों उसका जो शारीरिक विकास होता है, पूर्ण स्वास्थ्य की जब कामना करते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो उसका क्या होता है, शारीरिक विकास व मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी है स्त्रियों की उच्च शिक्षा में वंचित, यानी छोटी उम्र में विवाह कर दिया तो वो स्त्री, जो महिला, जो लड़की होती है, वो शिक्षा कैसे लेगी, वो तो बहू बन जाती है, घूंघटे में उसको रहना पड़ता है। पर्दा प्रथा भी आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में तो आज भी विद्यमान है, बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो ऐसी पर्दा प्रथाओं के कारण वो स्कूल नहीं जा जाती है, कॉलेज नहीं जा पाती है ना, स्कूली शिक्षा पूर्ण करने पड़े। ये तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि स्त्री उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। यानी छोटी उम्र में फिर देखने को मिलता है कि कम उम्र में माँ बनना, कम उम्र में माँ बनना यानी गर्भवती होना। यानी छोटी उम्र में शादी कर दी तो छोटी उम्र में माँ बन जाएगी और बच्ची एक गर्भवती हो जाएगी, जिसका भी एक प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या है कि शारीरिक मानसिक विकास बच्चे का नहीं हो पाता। उत्पन्न होने वाली संतान वो कमजोर होगी, कुपोषण से शिकार होगी, है ना, कमजोर होगी। उनके अंदर या तो रक्त की कमी आ गई, बल जैसी कमियां आ जाती हैं, शरीर जो दिन भर उसका बाद में दुखते रहते हैं। आधी उम्र से वो पूरे जीवन भर ये कहती है मेरा ये दुखता है, ये जो हॉस्पिटलों में मेडिकल में ज्यादा महिलाएं मिलती हैं, तो इस प्रकार की बीमारियां उसको लग जाती हैं। तो कम उम्र में भी माँ बनना एक प्रमुख कारण हो सकता है। और जनसंख्या वृद्धि, तो कम उम्र में माँ बनने, जैसे एक मान लो जनसंख्या वृद्धि कैसे, जैसे कम उम्र में माँ, जैसे किसी लड़की की शादी है जो 12 वर्ष की उम्र में कर दी और पहली संतान 15 वर्ष में, मान लो 15 वर्ष में, दूसरी संतान 17 में, फिर 19 में, फिर 21 में, फिर 23 में, इस प्रकार से 14-15 बच्चे पैदा हो जाते हैं 35-36 वर्ष तक साथियों। और 15-14 बच्चा एक परिवार में हो जाते हैं। खुद की क्रिकेट टीम बना लेते हैं तो जनसंख्या तो वृद्धि होगी। तो यह जनसंख्या वृद्धि होना, तो ये भी एक कुप्रभाव है। अब आती यौन संबंधी या अन्य जानकारी न होने पर जानलेवा बीमारी। छोटी उम्र में क्या होता है कि वो बच्ची होती है, इन चीजों को ध्यान नहीं, वो पढ़ी लिखी होती है तो उसको पता होता, उनको ध्यान नहीं होता है कि क्या क्या होता है इस चीज के बारे में, इसको जानकारी नहीं होती है। यौन संबंधी बीमारियों के बारे में, यौन स्वास्थ्य के बारे में उसको पता नहीं होता है, तो वो इन चीजों की शिकार हो जाती है और कई घातक बीमारियों, जानलेवा बीमारियां हैं जो उसके यहाँ घर कर जाती हैं। तो वो भी एक यौन संबंधी या अन्य जानकारी न होने से एक प्रमुख कारण है, जो एक कुप्रभाव है जो बाल विवाह पे देखने को मिलता है। तो एक साथियों मिलता है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। साथियों मातृ मृत्यु दर यानी क्या होता है कि छोटी उम्र में माँ बन जाती है, जिसमें क्या है कि एक शरीर की सही विकास ही नहीं हो पाता है, शरीर पूरी तरीके से शरीर के मेच्योरिटी नहीं आ पाती है, परिपक्वता की स्थिति में नहीं होता है, फिर वो माँ बन जाती है। तो उसमें कई प्रकार के जैसे रक्त की कमी आ जाना, है ना, बहुत से सही समय पर प्रसव नहीं, प्रक्रिया नहीं हो जाना, तो इस प्रकार की कई प्रक्रिया हैं जो सामने आती हैं। और साथियों मैं एक उदाहरण बता देता हूँ आपको। आपने शाहजहां का नाम सुना होगा। शाहजहां की पत्नी हुआ करती थी, उस पत्नी, शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। और साथियों मुमताज की मृत्यु है जो किस कारण हुई आपको पता है? मुमताज की जो मृत्यु साथियों वो हुई थी उसके 14वें पुत्र के उत्पन्न के दौरान प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी साथियों। तो उस जमाने में आप देख छोटी उम्र में विवाह कर दिया, 14 पुत्र हुआ था, उसके 14वां पुत्र हुआ था और 14 पुत्र के उत्पन्न के दौरान उसकी प्रसव पीड़ा के कारण साथियों मृत्यु हो गई थी, है ना। तो मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है साथियों। और शाहजहां ने मुमताज के लिए आगरा में एक बहुत बड़ा इश्क का महल बनाया था, ताजमहल जिसे कहते हैं आप। तो ये मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर भी बढ़ रही थी। और दूसरा फिर शिशु मृत्यु दर भी बढ़ेगी। अब माता मर जाती है, या तो माता जो उसकी मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ही होता है जीवन अधिकांशतः देखने को मिलता है। तो ये भी जो आंकड़े हैं ये भी दिनों दिन बढ़ते दिखे। तो ये जो प्रभाव हैं ये किसके हैं? बाल विवाह के कुप्रभाव में देखने को मिलते हैं। तो साथियों ये जो तमाम 5-6 ये प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इस बात को हमने चर्चा करी अच्छी तरीके से, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अब साथियों अब मैं बात करता हूं कि भाई हमने पढ़ लिया
बाल विवाह के बारे में कि बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह के कारण क्या क्या हैं, प्रमुख प्रोत्साहन के कारण क्या क्या हैं, और बाल विवाह के प्रभाव कुप्रभाव है जो क्या क्या पढ़ते हैं वो हमने पढ़ लिया। और अब पढ़ने वाले हैं बाल विवाह के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, है ना, इसकी रोकथाम, इसको रोका कैसा जाए, है ना। तो बाल विवाह का रोकथाम, बाल विवाह का रोकथाम का प्रयास, रोकथाम। तो साथियों इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या सरकार की नीतियां बनी, आप उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है कि बाल विवाह को रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके रोकने के लिए। तो बात करूं अगर मैं, तो बहुत सारे समाज में विद्वान लोग हुए, बहुत से समाज में ऐसे लोग हुए, और मध्यकाल में कई शासकों द्वारा, महान शासकों द्वारा इस बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें एक शासक का नाम आता है, मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर, जिनका नाम बड़े शान और शौकत के साथ लिया जाता है, जिन्होंने बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाया था और एक लड़के और लड़की की एक न्यूनतम विवाह करने की उम्र निर्धारित की थी, वो थी लड़की के लिए साथियों, अकबर की, मुगल बादशाह अकबर की बात करता हूं, लड़की के लिए और लड़के के लिए, लड़का जिसने लड़की के लिए उम्र निर्धारण की थी साथियों 14 वर्ष और लड़के के लिए की थी 16 वर्ष। ये अकबर द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए, तो ऐसे कई महान शासक हुए थे। अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाया था। तो ऐसे कई महान शासक हुए थे जिन्होंने बाल विवाह, और कई ऐसे विद्वान लोग, बहुत अच्छे समाज सुधारक भारत के अंदर हुए, जिसमें से आता है जैसे राजा राम मोहन राय, और बात करूं मैं दयानंद सरस्वती की, है ना, और बात करते हैं तो ऐसे कई ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक भारत के अंदर हुए जिन्होंने इस चीज के प्रति आवाज उठाई, और जैसे सती प्रथा को बंद करवाया। आपको पता है सती प्रथा कब बंद, 1829 के अंदर, 1829 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी थी, और जिससे बाल विवाह भी कम हुए थे, बाल विवाह के लिए भी प्रयास किए गए। तो ऐसे तमाम विद्वानों द्वारा, बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक जैसे लोगों ने और बहुत शासकों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसको नहीं रोक पाए। कारण क्या थे, कारण भी बहुत से साथियों, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है ना, वो छूटती नहीं है। तो साथियों ऐसे कई कारण हुए थे, और कहते हैं ना कि बाल विवाह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह बचपन की एक तरीके से, उसमें बचपन है जो खत्म हो जाता है। बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी, है ना। तो बाल विवाह उस उम्र में बच्ची है जो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, वो अच्छी तरीके से कपड़े तक पहनना नहीं जानती है, वो चीजों को पहचान नहीं पाती है, और उस जीवन में वो ग्रस्त जीवन को संभालना शुरू कर देती है। तो कितनी गलत बात हो जाती है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंदर, क्योंकि प्रश्न एग्जाम है जो राजस्थान की भर्ती है, तो राजस्थान से पूछने की ज्यादा संभावना बनती है, तो मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं तो पहला प्रयास राजस्थान में इसका रोकने का कहाँ किया गया, तो सर्वप्रथम प्रयास राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रयोग जो इस बाल विवाह के रोकने का, रोकथाम का प्रथम प्रयास राजस्थान में प्रथम प्रयास, रोकथाम के लिए प्रथम प्रयास किया गया था साथियों मारवाड़ रियासत में। मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर, मारवाड़ रियासत की राजधानी हुआ करती साथियों जोधपुर, और जोधपुर के जो फाउंडर थे साथियों वो हुआ करते थे राव जोधा, जिन्होंने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। और राव जोधा की आपको और बता देता हूं थोड़ी सी बातें। राव जोधा के पुत्र हुआ करते थे राव बीका, जिन्होंने 1465 में बीकानेर को बचाया था, यानी मारवाड़ के अंदर बीकानेर का नया राज्य बनाया था राव बीका ने। और उसके बाद उस पे 1488 से लेकर के 1493 पर एक वो जूनागढ़ का किला बीकानेर में बना हुआ है, वो भी राव बीका, राव जोधा के पुत्र थे राव बीका जिन्होंने बनाया था। और इसके बारे में मैंने राव बीका का जो किला है, राव बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है, वो पूरा का पूरा साथियों मैंने ब्लॉग के द्वारा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। आप जाएंगे यूट्यूब चैनल खोलिए, और चैनल को जैसे खोलोगे तो उसमें प्लेलिस्ट आएगी ट्रेवल हिस्ट्री के नाम से, और वहां पे आपको मैं राजस्थान के जितने भी किले हैं
और राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी हिस्ट्री और ऐतिहासिक जानकारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। वहां पे पूरा का पूरा किला मैंने ऐसे बताया कि किस महाराज ने कौन कौन से किले में महल बने गए हैं, इस किले का निर्माण कब हुआ, इस किले को क्या कहते हैं, इस किले से राजस्थान की एग्जाम में कौन सी बातें आ सकती है, वो मैंने पूरी की पूरी एक बातें हैं जो वहां पे बताई है। खुद मैं वहां पे रिपोर्टिंग के रूप में काम मैंने उसमें वीडियो में किया है, तो वो आप वहां पे आप जरूर जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों अपना जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं जो राजस्थान में बाल विवाह सामाजिक बुराइयां पढ़ रहे हैं, वो हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों मारवाड़ रियासत को होती है जोधपुर रियासत, यानी जोधपुर रियासत के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह और द्वितीय महाराजा जसवंत सिंह, जिससे इसका शासनकाल हुआ करता था साथियों 1873 से लेकर 1895 तक का। और साथियों 1873 से 1895 तक का इसका शासन। इसके महाराजा जसवंत सिंह के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे प्रताप सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते। प्रताप सिंह ने के प्रयासों से और कर्नल वाल्टर साथियों ये मारवाड़ के एजीजी थे, कार्यवाहक थे, बताऊंगा साथियों। और इनके सहयोग से एक सभा बनाई गई, उस सभा का नाम था वाल्टर कृत हितकारिणी राजपूत सभा। किसके प्रयासों से? प्रधान जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने कर्नल वाल्टर के सहयोग से, और इसने एक मिलकर के एक सभा बनाई थी। कब बनाई थी? 1885 में। 1885 में एक सभा बनाई थी जिसमें यह कहा गया था राजपूतों के समाज को सुधार के लिए एक सभा बनाई गई थी, वाल्टर कृत हितकारिणी राजपूत सभा 1885 में। और इसमें इस बात का उल्लेखन किया गया तो राजस्थान में प्रथम बाल विवाह रोकने का प्रयास कब किया गया? 1885 में किया गया था साथियों। कब किया गया? 1885 में किया गया था। और साथियों मारवाड़ की रियासत के जो शासक हुआ करते थे महाराजा जसवंत सिंह, उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे प्रताप सिंह के एक वहां के एजीजी साथियों होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर साथियों। एक तो होता है जीजी गवर्नर जनरल, एक होता है साथियों एजीजी, और एक होता है साथियों पीए, ठीक है। अब गवर्नर जनरल, एजीजी और पीए, ठीक है। गवर्नर जनरल होता है गवर्नर जनरल जो कि भारत का गवर्नर जनरल था उस समय, और ब्रिटिश राज हुआ करता था साथियों उस समय में। बात कर रहा हूं देखो 1873 की, यानी 1857 के बाद पूरे भारत पे ब्रिटिश का अधिकार हुआ था, ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी, है ना, पूर्ण रूप से ब्रिटिश ताज जो लागू हो गया था। एजीजी मतलब इसके नीचे इसका सहायक होता है एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसके नीचे होता है पीए जो कि पॉलिटिकल एजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम एजीजे कौन था। तो राजस्थान का प्रथम एजीजे हुआ करता था साथियों जिसका नाम था सर लोकेट थे राजस्थान के प्रथम एजीजे हुआ करते थे। और साथियों जी मतलब गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे उस समय में, यानी राजस्थान की नहीं बात कर रहा हूं, गवर्नर जनरल पूरे देश का हुआ करता था, और उसके बाद उसको वायसराय की उपाधि धारण कर ली थी। तो गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो बंगाल का जो अंतिम, अब ये आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, इसका थोड़ी हिंट और दे देता हूँ आपको। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देना मुझे। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था साथियों वो कौन हुआ करता था? वो था लॉर्ड हेंगस्टिन हुआ करता था, ठीक है। और जो लॉर्ड हेंगस्टिन हुआ करता था गवर्नर जनरल बंगाल का, और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेंगस्टिन हुआ करता था, अब वही क्या बनता है?
भारत का प्रथम, बात करते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। अब साथियों अब आपको बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये तो मैंने बता दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये किस प्रकार की हैं कि भाई बाल हितकारिणी राजपूत सभा है। तो साथियों आपको पता होगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और वो प्रथम था वो लॉर्ड हेस्टिंग था बंगाल का, और अंतिम लॉर्ड बेंटिंग था। तो वही क्या होता है, भारत का प्रथम बनता है, क्या बनता है? गवर्नर जनरल बनता है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है। और इसके बाद वायसराय का पद आ जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम। ऐसी चीजें ध्यान में होना चाहिए। जब हम संविधान पढ़े, जब मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ये बातें आती हैं, और ये चीजों को ध्यान में बहुत जरूरी, एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पे रेट में तो नहीं है क्योंकि ये अलग बात है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब की बात है। तो साथियों ये थी बाल हितकारिणी राजपूत सभा, जिसमें ये बनाई गई थी, जिसमें राजपूतों के समाज सुधार की बात की, जिसमें बाल विवाह को रोकथाम के लिए प्रथम प्रयास किया गया था। और साथियों एक उस समय में एक और बनी थी, मैं आपको बता देता हूं, एक और सभा बनी थी जिसका नाम था, आपने सुना होगा, चलते चलते वो भी बता दूं, देश हितैषी सभा, हितैषकारिणी सभा, देश हितैषकारिणी सभा थी। साथियों ये जो सभा बनी थी, इस सभा के अंदर क्या हुआ, देखो ये सभा बनी थी 1877 में, 2 जुलाई 1877 में। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि विवाह संबंधी समस्याओं का बारे में है जो इसके अंदर बताया गया था। देश हितैषी सभा और वाल्टरकृत सभा। तो वाल्टरकृत सभा ये किसके द्वारा? वाल्टर के द्वारा बनाई गई थी, तभी इसको वाल्टरकृत कहा गया। और राजपूतों के से जुड़ी हुई सभा थी, राजपूत परिवार के समाज के सुधार के लिए बनाई गई थी, उस समय के शासक थे, ठीक है। और ये देश हितकारिणी सभा थी साथियों, ये थी उदयपुर के शासक थे उस समय, उदयपुर के शासक थे साथियों सज्जन सिंह के नेतृत्व में, अध्यक्षता में इस सभा का है जो गठन किया गया, देश हितकारिणी सभा 2 जुलाई 1877 में, जिसमें विवाह संबंधी समस्याओं को निवारण के लिए इस सभा का जो निर्माण किया गया था। अब साथियों ये तो था प्रथम प्रयास राजस्थान में, कब किए गए? 1885 में किए गए थे। अब साथियों बात करते हैं राजस्थान के अंदर दूसरा प्रयास कब किया गया। तो राजस्थान के अंदर दूसरा प्रयास किया गया राजस्थान के अंदर साथियों, वो किया गया था अलवर रियासत के द्वारा। अलवर रियासत ने किया था साथियों, किया था 1903 ईस्वी में दूसरा प्रयास किया था। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, थोड़ी सी बातें हैं। अब मैं बात, राजस्थान की तो बात हो गई साथियों, अब बात करता हूं राष्ट्रीय स्तर पे बातें, ठीक है। राजस्थान की पढ़ी, अब हम राष्ट्रीय स्तर की बातें कर लेते हैं। तो साथियों राष्ट्रीय स्तर की मैं बातें कर लेता हूं। राष्ट्रीय स्तर पे पहला प्रयास किया गया, यानी राष्ट्र स्तर पर प्रयास। अब मैं बात करता हूं राष्ट्र स्तर के प्रयास की। तो राष्ट्र स्तर पे पहला प्रयास किया गया था साथियों 1891 में, ठीक है। और उसमें एक एक्ट आया था, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट आया था 1891 में, और इसे पूरे भारत में लागू किया गया था मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, उसको लागू कर दिया गया। आपका मित्र, आपका सखा बता रहा है, ध्यान देना साथियों इस तरफ। उसको लागू कर दिया गया था 19 जुलाई, नहीं साथियों जुलाई नहीं था, अप्रैल की बात ही कर रहा हूं साथियों में, 19 मार्च 1891 में इसको लागू कर दिया था साथियों। कब लागू कर दिया गया इसको? 19 मार्च 1891 में। अब आप समझ गए कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम प्रयास है वो 1891 में किया गया। और कब किया गया? 19 मार्च 1891 में, और उसका नाम क्या था? एज ऑफ कंसेंट नाम है जो हुआ करता था। अब साथियों मैं थोड़ा सा आगे की ओर तरफ चलता हूं। इसमें क्या हुआ कि इसमें लड़की की उम्र न्यूनतम
उम्र, न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी शारीरिक संबंध बनाने की, वो थी साथियों कितनी की गई? 12 वर्ष। ध्यान रखना साथियों, जो भारत के वैश्विक, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, एक एक्ट आया था एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट, ठीक है, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट 1891 आया था। उस एक्ट में 19 मार्च 1891 में पूरे भारतवर्ष में से लागू कर दिया, जिसमें न्यूनतम उम्र, शारीरिक संबंध बनाने की लड़की की बात की गई थी 12 वर्ष, ठीक है। और इस एक्ट का साथियों विरोध भी हुआ था, और विरोध किसने किया था? तो सबसे बड़ा नाम इसमें निकल के आता है बाल गंगाधर तिलक का। समझ में आई बात आपको? अब साथियों ये तो गया भारत के राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रथम प्रयास। अगर प्रश्न में आ जाए कि राष्ट्रीय स्तर पे यानी भारत ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रथम प्रयास कब किए, तो वो किए थे 1891 में। राजस्थान में प्रथम प्रयास कब किए, तो वो किए थे साथियों 1885 में। कौन सी रियासत? मारवाड़, जोधपुर रियासत। अब बात करते हैं साथियों, दूसरा प्रयास है जो किया गया था, उसकी बात करते हैं। तो दूसरी बार आया था साथियों शारदा एक्ट, दूसरी बार आया था साथियों शारदा एक्ट, और ये आया था साथियों 1929 में। समझ में आया? 1929 में। साथियों शारदा एक्ट नाम कैसे पड़ा, इसको मैं और बता दूं, अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। शारदा एक्ट अजमेर के एक निवासी हुआ करते थे, एक समाज शास्त्र हुआ करते थे साथियों, समाज सुधारक हुआ करते थे, जिसका नाम था हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा हुआ करते थे उस जमाने के। अजमेर के कहां के रहने वाले थे? राजस्थान के अजमेर से रहने वाले थे, अजमेर के। इनके प्रयासों से यानी हरिविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट को प्रचलन में आया था। अब बात करें साथियों उसमें गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? जी, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो उस जमाने में भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड इरविन हुआ करता था। आया समझ में? वहां का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता? लॉर्ड इरविन के द्वारा और हरिविलास के शारदा के प्रयासों से केंद्रीय असेंबली में इसको पारित कर दिया गया साथियों 1929 के अंदर। तो ये प्रसिद्ध हुआ शारदा एक्ट 1929 के नाम से। और साथियों इसके बाद क्या हुआ, इसको संपूर्ण भारत में कब लागू कर दिया गया? तो इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया साथियों वो अप्रैल 1930 को। 1 अप्रैल एक मूर्खता दिवस मनाते हैं ना 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1930 को उसको संपूर्ण भारत के अंदर लागू कर दिया गया साथियों। किसको? शारदा एक्ट को लागू कर दिया गया, ठीक है। और इसमें बात करते हैं कि लड़का और लड़की की जो उम्र निर्धारित की गई थी वो बढ़ते हैं, यानी निम्नतम आयु बात करते हैं लड़का की और लड़की की। तो साथियों इसमें जो लड़का की थी वो तो थी 16 वर्ष और लड़की की थी वो थी 14 वर्ष, ठीक है। अब क्या हुआ साथियों, इसमें संशोधन हुआ। शारदा एक्ट की बात कर रहे हैं साथियों हम। 1 अप्रैल 1930 में शारदा एक्ट 1929 लागू 1930 में किया गया था 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल को मनाया जाता है। इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़की की उम्र 16 वर्ष। और साथियों एक बार फिर इसमें संशोधन हुआ 1940 में, जिसमें लड़की की उम्र है वो बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी। फिर साथियों एक बार उसमें और संशोधन हुआ 1978 में। 1978 में जो लड़की की आयु थी साथियों, ये संशोधन है साथियों, इसमें संशोधन जो लड़की की आयु है और लड़का की आयु बता रहा हूं, गौर से सुनना मेरे भाइयों। लड़की की आयु कर दी साथियों इसमें
18 वर्ष और लड़के की कर दी साथियों 21 वर्ष। ये हुई। और इसके बाद साथियों एक और संशोधन आता है उसमें 1992 का संशोधन, 1992 का संशोधन। और 1992 ईस्वी में इसमें साथियों जो बाल विवाह इसकी रोकथाम ने कानूनी काम किए, कानूनी प्रावधान यानी बाल विवाह के प्रति जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, इस चीज को मान्यता कर दी गई थी। समझ में आया आप लोगों को? तो 1992 में। अब साथियों फिर क्या हुआ, चलते चलते समय की अपनी गति है और निरंतर समय है जो चलता रहता है, समय का पहिया चलता गया, वक्त वक्त की बात है और वक्त वक्त है जो वक्त बीतता गया और एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा समय आया, वो समय था साथियों 2006 का। उसमें ये जो शारदा एक्ट 1930 था, 1929 था, उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पे एक नया अधिनियम पारित हो गया। उसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। अब साथियों ये 2006 में आया और इसे पारित किया गया 2006 में, संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया मेरे भाइयों 1 नवंबर लिख देते हैं, नंबर लिखने में थोड़ा साथियों शुद्धियां अशुद्धियां हो जाती है अपनी, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। 1 नवंबर 2007 में संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया मेरे भाइयों। कब किया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया, जिसमें कानूनी रूप से यह बात बताई गई कि अगर कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, अगर बाल विवाह होता है तो उसे 2 साल का कठोर कारावास, 2 साल का कठोर, बच्चों ध्यान देना, कठोर कारावास और मेरे लाडलो ध्यान दे लो, देखो 2 साल का कठोर कारावास की बात कह दी और दूसरी बात ये कही गई 1 लाख रुपए का जुर्माना कितना? 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर ये दोनों साथियों, ये दोनों भी दे सकते हैं। और जितने लोग इस बाल विवाह के समर्थक शामिल होते हैं, इसके अंदर जो भाग लेते हैं, उनको सब पर ये है अधिनियम, ये कानून है जो लागू होगा। तो उसमें 2 साल का कठोर कारावास है, 1 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा। साथियों खींचे ही कौन निकले, इसी बात है। तो अब आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस बाल विवाह अधिनियम 2006 में जो पारित हुआ था, 2007 में लागू किया गया था। अब साथियों क्या हुआ, देखो इसमें जो लड़का और लड़की की न्यूनतम आयु कितने, लड़का की पूछो पहले और फिर लड़की की पूछो। तो लड़का की जो न्यूनतम आयु थी मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे लाडले भाइयों, लड़का की थी उसमें 21 वर्ष और जो लड़की की थी वो साथियों कर दी 18 वर्ष। अब ये वर्तमान में यही है। तो ये किस अधिनियम के द्वारा है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत निम्नतम विवाह करने की जो निम्नतम आयु वो 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष है, ठीक है। यानी 21 रो छोरो 18 री छोरी, तभी बांधो ब्यारी डोरी। आपको समझ में आ गया? 21 रो छोरो 18 री छोरी, तभी बांधो ब्यारी डोरी। तो इससे पहले हमें शादी नहीं तो करनी है, नहीं करानी है। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हो, अगर आपकी प्रेमिका, आप जिससे शादी करना चाहते हैं या आपके घर वाला जिससे करवाना चाहते हैं, आप जिस वाले से करवाना चाहते हैं, आपका बॉयफ्रेंड अगर 21 वर्ष का और आपकी गर्लफ्रेंड अगर 18 वर्ष की हो गई है, तभी आप शादी का प्रमाण पत्र है जो कोर्ट से प्राप्त कर सकते हो, गंधर्व विवाह करके भी। और वैसे ब्रह्म विवाह तो घर वाले करेंगे, लेकिन अच्छा होता है ब्रह्म विवाह, समझौतों से करना बहुत अच्छी बात होती है। उसमें उम्र का ध्यान रखना, उसमें भी आप 18 वर्ष की
लड़की है और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए। साथियों, तो बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, एक सामाजिक बुराइयां हैं जिसको हमें रोकना चाहिए। और बाल विवाह बहुत अच्छी, समाज में एक बहुत बुरी बुराई है जिसे हमें छुटकारा दिलाना चाहिए। हमें इस चीज़ को प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। यानी जागरूक करने के लिए मतलब रैली निकालनी चाहिए, या फिर स्कूल होते हैं उसमें रंग भर पर बच्चों को बढ़ाने के लिए एक लघु नाटिकाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी दे सकते हो। लघु नाटक 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व होते हैं ना हमारे, उस पे आप लघु लघु नाटक है जो बताइए, उसके माध्यम से बताइए उसके बारे में, और ताकि अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान पाए, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाए और इस प्रथा को हम इस प्रथा से छुटकारा पा सके। साथियों, बाल विवाह बहुत बड़ी कुप्रथा है, इसको हमें दूर करना ही है। ये आज से ठान लेना, इसलिए ये टॉपिक लगाया गया है रेट के अंदर, ताकि शिक्षक लोग पढ़ाएं इस चीज़ को और वो इस चीज़ से दूर कर सकें। एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर चीज़ से छुटकारा, निजात प्राप्त कर सकती है बुरी चीज़ों से। तो साथियों, कहते हैं ना कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, कि बाल विवाह कैसी नादानी जीवन भर आंखों में पानी, है ना। तो बाल विवाह एक ऐसी नादानी है जिसका जीवन भर आंखों में पानी होता है, क्योंकि साथियों उसमें बच्ची का, लड़के का सही से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। खेलने कूदने की उम्र होती है, बाल बच्चों की जो उम्र होती है उसमें उसे खेलना चाहिए, विकास की उम्र होती है, पढ़ाना चाहिए। विकास का मतलब शिक्षा देना उसका परम उत्तरदायित्व बनता है परिवार के सदस्यों का। उस उम्र में उसका विवाह कर दिया जाता है, वो कमाने लग जाते हैं, तो उसको पता नहीं होता सही से खड़ा होना क्या होता है, बैठना क्या होता है, किस प्रकार से सही बैठा जाता है। अपने पाँव पर वो लोग नहीं खड़े हो पाते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। प्राचीन राजस्थान के अंदर बहुत सी ऐसे देखने को, और आज भी राजस्थान के, पश्चिम राजस्थान में साथियों ऐसी कुप्रथाएं वर्तमान में विद्यमान है। और मैं बता देता हूँ कि पश्चिम राजस्थान के मेरे कुछ साथी हैं, उनसे मैंने सुना है, उनसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने ऐसी बातें सुनी हैं कि पश्चिम राजस्थान में जैसे जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों में क्या कि वहाँ पे है जो ये शादियाँ होती हैं आज भी, और वो एक त्योहार के दिन। साथियों हाँ, अच्छा एक बात आपको फिर बता देता हूँ, एक त्योहार आता है साथियों जिस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। कौन सा त्योहार है बताना मुझे। साथियों बाल विवाह कौन से त्योहार पे होता है सबसे बाल विवाह होते हैं, वो होते हैं साथियों, बाल विवाह होते हैं अक्षय तीज पर। एक साथियों एक महीना आता है हिंदू भारतीय त्योहार, भारतीय धर्म के अंदर हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख का महीना, वैशाख का, जिस आपका काम है वैशाख का महीना आता है, जिसमें एक त्योहार आता है शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, जिसको स्थानीय भाषा में साथियों, अपनी आंचल भाषा में, ग्रामीण भाषा में आखा तीज बोलते हैं। और वैसे इसको हिंदी में सही नाम होता है अक्षय तीज। ये किसानों का त्योहार होता है, जिस दिन अपने घर पे खिचड़ा बनाया जाता है और लोग बाजरे का, उसमें कई प्रकार के व्यंजन डाल दिए जाते हैं, फिर उसमें देसी घी मिलाकर खाया जाता है। ये किसानों का त्योहार आता है साथियों अक्षय तीज। इस त्योहार पे सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। सबसे ज्यादा बाल विवाह किस त्योहार पे होते हैं? अक्षय तीज पे होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। क्यों होते हैं? क्योंकि इस दिन अबुझ सावे होते हैं। अबुझ सावे होते हैं साथियों। अबुझ सावे का मतलब है साथियों कि अबुझ सावे का मतलब है कि किसी को पूछा नहीं जाता इसमें, पंडित वगैरह को बोलते ना कि झट ब्याह पट बिंदनी झट ब्याह, वो ऐसे एक कहावत चलती है ना कि पट बिंदनी झट बट, वो क्या बोलते हैं कि झट ब्याह पट बिंदनी, पट ब्याह झट बिंदनी, ऐसा बोलते हैं कि पट ब्याह झट बिंदनी। क्योंकि इसी दिन पंडित को किसी को पूछा नहीं जाता कि मुहूर्त मार्त क्या होता है, उसको कि मियाँ भी राजी तो क्या करेंगे काजी, है ना। तो उस दिन किसी को पूछा नहीं जाता है, वो अपने आप ही कर देते हैं। इस दिन अबुझ सावे होते हैं। अक्षय तीज पे सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो साथियों पश्चिमी राजस्थान में आज भी इस तरीके के विवाह हैं जो देखने, इसको हमें दूर करना, ये समाज के अंदर एक बुराई है। और साथियों हमें इस चीज से प्रण लेना चाहिए कि हमें ऐसी कुप्रथाओं को पढ़े लिखे होने के बावजूद नहीं तो हम इसका करेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं और आने वाले समाज में भी हम इसको नहीं होने देंगे। तो साथियों आज की क्लास बहुत ही शानदार रही होगी और साथियों मुझे आशा है कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई होंगी और आप इन चीजों को लाइक भी करते होंगे। अगर साथियों आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना साथियों, और कमेंट बॉक्स में और इस चीज को जरूर दें। और साथियों आज के लिए आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देके जा रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूं। उस प्रश्न सुनना कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें
बाल विवाह नहीं होते। साथियों, आज का मोस्ट प्रश्न है, आप मुझे इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बाल विवाह नहीं होते, ये बताना मुझे। आए समझ में आपको? तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हो, बहुत ही आसान है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ऐसा प्रश्न। तो आज की क्लास है वो साथियों, क्योंकि समय इशारा कर रहा है, समय की अपनी अपनी मर्यादा होती है, समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, समय निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है और हमें इसका साथ चलना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। तो समय अब इजाज़त देता है इस क्लास को पूरी करने के लिए, तो दीजिए आपके अपने सखा, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका अली, आपका प्यारा यार भाई को, दोस्त को इजाज़त दीजिए। साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए प्रकरण के साथ, और रिट का साथियों मैं आपको पूरा सिलेक्ट करवा दूंगा। आप अच्छी तरीके से पढ़िए और मुझे आप ये बताना कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया शिक्षण कार्य, मेरे द्वारा कराया गया जो कार्य है वो आपको कितना पसंद आ रहा है, आपको मेरी शिक्षण शैली कैसी लग रही है, आप इसको ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथियों, आपको पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए। तो साथियों, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा एक बात और बता देता हूँ कि हमेशा महिलाओं की, बालिकाओं की, जीव जंतुओं पे हमेशा दया भाव रखें और उसकी इज्जत करते रहें। सैनिकों की, महिलाओं की हमेशा इज्जत करते रहें और हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते रहें। तो साथियों, आज आपके दोस्त को दीजिए इसी क्लास में इजाज़त। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान।